बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में स्वागत है। बच्चों, यदि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो यह टेस्ट सीरीज है इसके महत्वपूर्ण जो टेस्ट वीडियोस हैं वो आपको जल्दी प्राप्त हो सकें। आज के टेस्ट में हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से जानकारी भी लेंगे। निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उसका पीठासीन अधिकारी होता है। और लोकसभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में महान्यायवादी, मंत्री तथा प्रधानमंत्री ये तीनों ही भाग ले सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? कथन एक है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। यह सत्य कथन है। महान्यायवादी संघ सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह भी सत्य कथन है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भी सत्य कथन है। प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस तरह से ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के महान्यायवादी के पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सांविधिक। यह असत्य कथन है। संवैधानिक, यह सत्य कथन है। भारत का जो महान्यायवादी है उसका पद एक संवैधानिक पद है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और पद की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। भारत का महान्यायवादी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। उनकी कार्यवाही में वह उसको बोलने का भी अधिकार होता है। भारत के महान्यायवादी को सदनों की बैठक में मतदान का अधिकार नहीं है, यानी कि उसको कार्यवाही में सिर्फ भाग लेने का और बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। सदनों की बैठक में मतदान का अधिकार इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर एक कानूनी सलाहकार है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने कितने महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है? मान लीजिए किसी पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है और वह किसी लोकसभा चुनाव में हार जाता है, तब भी वह किसी भी सदन का यानी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, लेकिन यह अधिकतम सीमा है 6 माह। 6 माह के अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा सदन का अंतिम सत्र क्या कहा जाता है? यानी कि जब नए लोकसभा का चुनाव होता है उसके पहले जो लोकसभा चल रही होती है उसका जो अंतिम सत्र होता है उसको लेमडक सत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अंतिम सत्र को लेमडक सत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? संसद जो कि भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, जहां पर विधेयक पारित होते हैं, उसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति से अधिनियम बनते हैं। तो संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बिहार राज्य जिसकी राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। यह भी आप याद रखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है। और बिहार राज्य के लिए 40 लोकसभा सीटें तथा राज्यसभा के लिए 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के संगठन का उल्लेख है? संविधान के प्रत्येक सदन के संगठन तथा संरचना के लिए संविधान में उल्लेख है और उसी में से राज्यसभा के संगठन
का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 80 में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना, संगठन इत्यादि का उल्लेख है? जैसे कि राज्यसभा की संगठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आप इनको याद रखिए। वर्तमान लोकसभा सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जो नई लोकसभा के पहले का अंतिम सत्र होता है उसको लेमडक सत्र कहते हैं, और जब अंतिम सत्र के पश्चात नए लोकसभा चुनाव होते हैं और उसमें पुराना सदस्य नहीं निर्वाचित होता है तो उसको लेमडक कहते हैं, लेमडक सदस्य। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं। नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र लेमडक सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उनको हम लेमडक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संगठन संरचना का उल्लेख है। इसी प्रकार अनुच्छेद 81 में भी लोकसभा की संरचना, संगठन और उनके कार्यों का उल्लेख है। बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 16 और लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या को 250 निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद सत्र का जो पहला घंटा होता है वह किस कार्य के लिए होता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? संसद के दोनों सदनों में सत्र चालू होता है, उसमें से जो पहला घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। संसद में किसी विशेष समयावधि को कोई ना कोई नाम दिया गया है, उसी प्रकार पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? यानी कि जो संसद सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए है तारांकित प्रश्न, ऑप्शन बी है अतारांकित प्रश्न, ऑप्शन सी है अल्प सूचना वाले प्रश्न। ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सदन सत्र के प्रश्नकाल के दौरान मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है? मान लीजिए कि कोई सदन सत्र चल रहा है, उसमें किसी सदस्य के द्वारा किसी मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है मौखिक रूप से, तो उसमें मंत्री मौखिक रूप से ही जवाब दे सकता है और यह होता है तारांकित प्रश्न। यानी कि तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है, लिखित रूप से देने की आवश्यकता नहीं है। संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय किन सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? मान लीजिए संसद सत्र चल रहा है, उसमें प्रश्नकाल चल रहा है, तो किन सदस्यों से कौन से सदस्य प्रश्न पूछते हैं? यह मंत्री से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके किसी भी योजना से संबंधित, उसके मंत्री के जो अधिभार दिया गया है उससे संबंधित, राज्य मंत्री से, प्राइवेट सदस्य, यानी किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। संसद सत्र के प्रश्नकाल के दौरान लिखित रिपोर्ट के साथ किन प्रश्नों को पूछा जाता है? यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनमें मंत्री को लिखित रूप में नोटिस के साथ उत्तर देना होता है और वह होते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों को मंत्री को लिखित रूप से जवाब देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अल्प सूचना के प्रश्न का जवाब मंत्री को कितने दिनों के अंदर देना होता है? अभी हमने प्रश्नकाल के समय 3 प्रकार के प्रश्नों का चर्चा किया था, जिसमें से तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। उनमें से तीसरे नंबर का है अल्प सूचना वाला प्रश्न। जब किसी सदस्य के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तब मंत्री के पास 10 दिन का समय होता है उसका उत्तर देने के लिए और नोटिस के द्वारा वह इसका उत्तर दे सकता है। संसद का प्रश्नकाल और प्रश्नों के प्रकार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको पढ़ लेते हैं और आप इनको अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है।
संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पहला घंटा जो होता है प्रश्नकाल के लिए होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः जो मंत्री होते हैं वह उत्तर देते हैं, क्योंकि सरकार ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्नकाल के समय 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमने प्रश्न में डिस्कस किया था, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न, 3 प्रकार के प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक देना होता है और इसके बाद मौखिक उत्तर देने के बाद कोई पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्नों में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। अतारांकित प्रश्नों के बाद पूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं, यानी कि जब मंत्री ने लिखित रिपोर्ट में उसका उत्तर दे दिया है तब उसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अल्प सूचना के वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। भारत की संसद में शून्यकाल की जो संसदीय प्रक्रिया है वह किस वर्ष से प्रारंभ हुई है? भारत की संसद के नियमों में शून्यकाल का जो संसदीय प्रक्रिया है उसका कोई उल्लेख नहीं है। यह एक प्रकार की परंपरा है जो कि 1962 से भारत की संसद के द्वारा लागू की गई है और इसका उल्लेख संविधान और ना तो यह एक विधिक प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्यसभा तथा लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्यसभा की कुल 5 सीटें निर्धारित की गई हैं तथा लोकसभा की 11 सीटें निर्धारित की गई हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था कि लोकसभा तथा राज्यसभा की अधिकतम संख्या को आप याद रखिए, जो कि राज्यसभा की 250 सीटें हैं और लोकसभा की 552। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है? भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी है और संसद का जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 83 में किया गया है। और संसद का जो दूसरा सदन है लोकसभा, उसका जीवन काल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है यदि उसको पहले विघटित नहीं किया जाता है, तो अनुच्छेद 83। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य के लिए राज्यसभा तथा लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम कितनी है? आप भारत के प्रत्येक राज्य के लिए जो राज्यसभा तथा लोकसभा की सीटों की संख्या है उसको आप पढ़ लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य तौर पर जिस राज्य से आप आते हैं उस राज्य के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। गोवा राज्य में 1 राज्यसभा की सीट है तथा 2 लोकसभा की सीटें हैं। कौन सी लोकसभा का जीवन काल सबसे कम था? जीवन काल का मतलब है कि लोकसभा कितने अवधि तक चली, तो वह 11वीं लोकसभा थी जो कि सबसे कम अवधि की लोकसभा थी। 1 वर्ष 2 माह ही चल पाई थी। इस तरह से सबसे कम अवधि की जो लोकसभा थी यानी उसका जीवन काल सबसे कम था वह है 11वीं लोकसभा। निम्न में से किस संस्था में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है? लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। मंत्रिमंडल, लोकसभा और राज्यसभा के मंत्री यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। केंद्र यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री, उसके पश्चात मंत्रिपरिषद, उसके पश्चात है राज्यसभा। इन चारों में ही लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है। जब किसी प्रस्ताव में सदन में उसके केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस और मतदान होता है तब हम उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव लाया गया है और उसके सिर्फ महत्वपूर्ण खंडों पर बहस हुई है और मतदान हुआ है, तो हम उसको कंगारू कटौती नाम से जानते हैं। यह महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसको याद रखिए। संसद में सदस्य के द्वारा कितने प्रकार के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं? संसद का सदन लोकसभा या राज्यसभा, उसमें सदस्यों के द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। आगे हम जब महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे तो इन 3 प्रस्तावों के बारे में विस्तार से भी जानकारी लेंगे। तो आइए संसद प्रस्ताव के तीनों श्रेणियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। लोक महत्व के किसी मामले पर पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के लिए बहस नहीं की जा सकती है। सदस्य द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव को 3 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है। पीठासीन अधिकारी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है और इनकी स्वीकृति के बिना किसी भी मामले पर बहस नहीं होती है।
सदस्य द्वारा जो चर्चा के लिए प्रस्ताव ला गया है वो 3 श्रेणी है। पहला है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव। आप इन तीनों प्रस्तावों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कंगारू कटौती प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। कटौती प्रस्ताव, इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। प्रश्नकाल की तरह संसद की प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है और यह एक संसदीय प्रक्रिया में भारत का नवाचार है जो 1962 से लागू हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों की योग्यता का वर्णन किया गया है? संविधान का अनुच्छेद जो भी किसी न किसी प्रावधान के बारे में उल्लेख करता है और उसमें से जो संविधान का अनुच्छेद 84 है वह संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में उल्लेख करता है। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।